नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। और आज का मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 12 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और इसी के साथ ही उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बतौर प्रधानमंत्री रहने का और सबसे लंबा रिकॉर्ड प्रधानमंत्री रहने का स्थापित कर लिया है। इसी के साथ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, जो भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। इसी मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए, तफसील से चर्चा करने के लिए तमाम सारे सवालों के साथ आज हमारे बीच मौजूद है भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता। दोनों से तफसील रूप से चर्चा करके समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी पार्टी की वैचारिक जो भी लाइन है वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखती है और आने वाले वक्त में इसका प्रभाव खासी तौर पर राजस्थान की राजनीति पर क्या कुछ पड़ने वाला है। तो बिना देर के चलिए इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। आज 10 तारीख को यानी कि 10 जून 2026 को मोदी सरकार ने अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। और मैं इसमें सबसे पहले यही कहूंगी कि मोदी सरकार के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके लिए ये 12 साल बहुत आसान नहीं थे। बहुत सारी चुनौतियां थी। सामाजिक तौर पे हम बिखरे हुए थे, राजनीतिक तौर पे हम बिखरे हुए थे और इसके अलावा आर्थिक तौर पर भी हम सुदृढ़ नहीं थे। लेकिन 12 सालों में हमने हर प्रकार से, अगर हम सामाजिक दृष्टि की बात करें तो हमने महिलाओं के लिए, मोदी जी ने तो बहुत क्लियर हमेशा ही बोला है कि इस देश में 4 वर्ग हैं, किसी भी जाति और धर्म से ऊपर उठ के। पहला युवा है, दूसरा महिला है, तीसरा किसान है और चौथा हमारा गरीब है। तो हमने इन चारों के ऊपर मोदी सरकार ने काम किया है। हम महिलाओं की बात करें तो महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके 33% आरक्षण तक हम महिलाओं को लेकर आए हैं कि महिला इतनी सशक्त हो गई है। हमने महिलाओं को तैयार किया है कि अब जो है 33% आरक्षण, हम 33% की भागीदारी महिलाओं की चाह रहे हैं। किसानों की बात करें तो किसान निधि सम्मान से लेके और बहुत सारे कि बिचौलियों को हमने बीच में हटाया किसानों के लिए कि उनकी जो खपत है, उनकी जो दर है वो उनको प्रॉपर मिले, तो वो उनको प्रॉपर मिलती है। युवाओं के लिए हम बात करें, हमने युवाओं के लिए नए नए सोर्स खोले। सरकार ने भारत को इस तरीके से तैयार किया कि देश का युवा नौकरी करने से ज्यादा नौकरी देने वाला बने। नए नए स्टार्टअप्स के लिए हमने नई नई योजनाएं लेकर आए, नए नए स्टार्टअप्स के लिए हमने दरवाजे खोले। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने युवाओं के लिए की। उसके बाद हमारी गरीब किसान की बात, हमारी गरीबों की बात आती है तो हमने अपने गरीबों के लिए भी गरीबों को छोड़ा नहीं। जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, आज वो हर व्यक्ति के पास में वो आवश्यकता पूर्ति हो रही है। हम शहरों की बात नहीं करें, हम गांव में जाके देखें, शहर तो सुदृढ़ हो ही रहे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बाकी शिक्षा की बात हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि शहरों को सुदृढ़ किया है। लेकिन अगर हम गांव में जाके देखें, ढाड़ी में जाके देखें, तो वहां आप देखिए राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हमारी जनता कितनी तैयार हो चुकी है, कितनी सुदृढ़ हो चुकी है। तो ये 12 साल कोई बहुत ऐसे साल नहीं थे कि इन सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए चुनौतियां कम रही। हम देश के अंदर और देश के बाहर, देश के अंदर की बात करें, हम जो आतंकवाद से हमने लड़ाई लड़ी, 370 की धारा हमने हटाई, उसके अलावा नक्सलवाद से हमने लड़ाई करी, हमने नक्सलवाद खत्म किया। और सबसे महत्वपूर्ण, 3 तलाक जैसे संवेदनशील मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दृढ़ निश्चय रखा, एक रुख रखा, जिससे कि आज हमारे देश की जो मुसलमान महिलाएं हैं वो सर उठाकर जी रही हैं। 3 बार तलाक बोलने से उनको तलाक नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो कि देश के अंदर की व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ करना था, और देश के बाहर की व्यवस्था हमने अपने जितने भी आसपास के हमारे देश हैं उनको हमने तैयार किया। हम बाकी लगातार ट्रैवल किया हमने, और हमने अपने सभी देशों से, इस पूरी दुनिया में आज अगर भारत की बात होती है तो भारत को विश्व गुरु मानते हैं। और विश्व गुरु मानने के साथ साथ में भारत के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता। किसी भी बात को, सिर्फ भारत की किसी बात को कोई ऐसे ही नहीं ले सकता कि हल्के में ले ले। और अगर कोई आंख उठा के देखता है भारत के ऊपर, तो आज भारत इतना तैयार है कि उसकी आंख में आंख डाल के बात कर सकता है और समय आने पर आंख फोड़ भी सकता है। ये मैंने बात इसलिए की है क्योंकि भारत ने, मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे भी ऑपरेशंस को कंप्लीट किया है। तो ऐसे बहुत सारे काम थे भारतीय जनता पार्टी के पास में जो कि 12 सालों में किए गए। और लगातार मैं ये कहती हूँ कि ये सिर्फ काम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रश्न आया है कि 12 सालों में क्या रहा। और
किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसका मन नहीं भरा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि काम करने के लिए जो है कि वो विषय कम है। हमारे पास में बहुत सारा काम है। और जो अभी तीसरी पारी चल रही है मोदी सरकार की, जो तीसरी पारी में 2 साल पूरे हुए हैं, बाकी के 3 साल होने बाकी हैं। मुझे ये पूरी तरीके से विश्वास है कि इन 3 सालों में भी हम अभूतपूर्व काम करेंगे, अभूतपूर्व फैसले लेंगे जो कि भारत की जनता को और हमारे अपने देश को और सुदृढ़ करेगा। नमस्कार। भारत में सन 2014 से 12 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जब भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना था तो बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं, उम्मीदें और तरह तरह के मन बनाकर लोगों ने भरपूर मात्रा में भाजपा की सरकार को वोट दिया था। पर आज 12 वर्षों के बाद हम जब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में केवल ढकोसलेबाजियां, स्वयं का पीआर और कुछ ऐसे फैसले जिनके लिए शायद इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, इस तरह के क्रियाकलापों से भरा हुआ है 12 वर्षों का बीजेपी का शासन। बीजेपी जब पावर में आई थी तो बहुत लोक लुभावन वादे किए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। भारत की सरकार, भारत की एनडीए की सरकार, जिसके की कप्तान नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हर विषय पर हर जगह फ्लॉप साबित हुई है। चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो देश का ताना बाना सामाजिक ढांचा हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे कूटनीति हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कि भारत ने कोई नए आयाम स्थापित किए हों। हाँ, एक बात और हुई है, एक बात जो नहीं हुई, भारत में वैमनस्यता बढ़ी है, भारत में हेट्रेड बढ़ा है, भारत में जातिगत संघर्ष बढ़ा है, भारत में धर्म के नाम पर हत्याएं हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है और एक अनरेस्ट, एक बेचैनी, एक इस तरह के शंका के बादल आज भारत के अंदर हैं कि भारतवासी ये जानना चाहते हैं कि जो आपदाएं, जो विपदाएं उनके ऊपर हैं, क्या उनका कोई समाधान है। नरेंद्र मोदी जी जो कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जिम्मेदारी से भागना उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने आज तक अपने शासन में किसी भी कमी पर, किसी भी जनता की बात को उन्होंने टेक ऑन नहीं किया, हेड ऑन नहीं लिया, उस पर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, बल्कि हमेशा नेहरू जी को बीच में लाना, हमेशा कांग्रेस को बीच में लाना और हमेशा विपक्ष को गाली देना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, चाल चरित्र, चेहरा इनका बन के रह गया। आज हम जब देख रहे हैं कि देश में आर्थिक मंदी का बहुत खतरनाक एक वातावरण है, महंगाई दायन खाई जा रही है, घरेलू गैस का सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, खाद हो, खाने पीने के सामान हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई अंग नहीं है जिसने कि भारतीयों की रसोई को महंगा ना कर दिया हो। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि 7 सूत्रीय कार्यक्रम बचत के अपनाए जाएं, और उसके उसी दिन, जिस दिन उन्होंने भारतवासियों को बचत के लिए कहा, आपने देखा कि गुजरात में मोदी जी ने 40 से 50 गाड़ियों के काफिले के साथ अपना रोड शो किया। उनके मंत्री एक बार तो कोई साइकिल पर भी आया, कोई मोटरसाइकिल पर आया, और उसके बाद हमने देखा कि सारे मंत्री वापस से वही उनके राजशाही अंदाज देखने को मिले। जनता पिस रही है, जनता मर रही है, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, जनता की किसी समस्या से इनको सरोकार नहीं है। आज देश में हमने देखा है कि नीट जैसा पेपर, जिसमें लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया, वो नीट का पेपर लीक हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने जाते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। 6 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान का एक बच्चा प्रदीप मेघवाल, वो काल के ग्रास में समा गया। ओएसएम जो है सीबीएसई का, उसका आप देख लीजिए गड़बड़ झाला। बच्चों ने कहा कि हमारी कॉपियां गलत चेक हो गई है। तो ये सरकार ना छात्रों की है, ना महिलाओं की है, ना दलितों की है, ना युवाओं की है, ना किसानों की है, ना माँ बहन बेटियों की है। ये सरकार है किसकी? ये सरकार पूंजीपतियों की है। ये अडानी की सरकार है, ये अंबानी की सरकार है। अडानी और अंबानी को पोषित करने में, पालने में, उनको आगे बढ़ाने में इस सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पूरी सरकार ने अपने जो सरकारी जो उपक्रम होते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, रेलवेज हो और बाकी जितने भी तंत्र होते हैं, जो कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने विजन से, अपनी मेहनत से खड़े किए थे, उनको ये मोदी जी की सरकार लगातार बेचने का काम कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं
कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में जनता त्रस्त है और मोदी जी मस्त है। मोदी जी को अपने 8,000 करोड़ के विमान से घूमने से कोई फुर्सत नहीं है। मोदी जी को हवाई यात्राएं करने का शौक है। मोदी जी को इटली जाकर मेलोडी खिलाने का शौक है। देश जल रहा है, देश में बहुत बेचैनी का माहौल है, पर मोदी जी अपना मुंह नहीं खोलते हैं। मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पसंद नहीं है। मीडिया उनसे सवाल करती है कि मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, जबकि आज देश में इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी आज भी जनता के सामने आके बैठें और जनता की समस्याओं का निवारण करें, तो मेरे ख्याल से ये उनका द्वारा किया गया जनता पर एक बहुत बड़ा उपकार होगा। परंतु नरेंद्र मोदी जी की आदत है कि वो जवाबदेही से भागते हैं, जवाबदेही से बचते हैं, और नेहरू जी तो फिर है ही, नेहरू जी को ब्लेम करना आता ही है। कमाल की बात है कि देश के पहले प्रधानमंत्री ने देश के 16वें प्रधानमंत्री को काम नहीं करने दिया। नेहरू जी जो 1964 में इस दुनिया से चले गए थे, आज वो 2026 में भी नरेंद्र मोदी जी को काम नहीं करने देना चाह रहे। बहुत कमाल की बात है। इसको बोलते हैं कि अपनी बात, अपना जो काम है, जो आपके लिए जनता ने आपको दिया है वोट, उसके लिए वो काम ना करना और सारा दोष विपक्ष पे, कांग्रेस पे, नेहरू जी पे मत देना। एक बात और इसमें आई है कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो फैसले लिए गए, उनसे क्या क्या हुआ। देखिए क्या फैसले लिए गए। मोदी जी ने नोटबंदी की। नोटबंदी के उस दौरान कहा गया कि इससे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। 2016 में 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी टीवी के सामने आए और बोले कि 500,000 रुपए का नोट आज से नोट नहीं रहेगा। उसके बाद से इतने बड़े बड़े हमले हो गए। पठानकोट हमला हो गया आतंकवादियों का, उरी हमला हो गया, और पिछले साल हमने देखा पहलगाम पे हमारे निर्दोष पर्यटकों को मार दिया। तो कहाँ टूटी कमर आतंकवादियों की। ये सब कहने की बात थी। कहीं न कहीं नोटबंदी के पीछे भी अपने चुनिंदा उद्योगपति जो मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाना था। और इसके अलावा आप देखिए जो भी योजना ये लेकर आए, चाहे से ट्रिपल तलाक का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पीआर किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया। इनकी कोई योजना से जनता को लाभ नहीं पहुंचता है। आज हालत ये है कि ये मनमाने तरीके से बिल ले आते हैं, लोकसभा में बहस नहीं होती है, राज्यसभा में बहस नहीं होती है। जब अगर संसद के दोनों पटलों पर, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता अपनी बात नहीं रख पाते हैं, रात को 12 बजे बिल पास कर दिए जाते हैं, तो किस तरह का लोकतंत्र है। और कल हमने देखा, आप देखिए मध्य प्रदेश में राज्यसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन पत्र जिस तरह से खारिज किया गया है, ये बहुत ही शर्म की बात है। अब लोगों को ये लगने लग गया है कि वाकई में क्या हम लोकतंत्र में रहते हैं। क्या ये लोकतंत्र वो है लोकतंत्र है जिसकी कल्पना परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि हर आवाज को सम्मान देना, हर आवाज को उसका स्थान देना। पर आज नरेंद्र मोदी के शासन में केवल वही आवाजें स्थान पाती है जो मोदी जी का गुणगान करती है, केवल वही आवाजें स्थान पाती है जो मोदी जी की जय जयकार करती है। ऐसी कोई भी आवाज जो मोदी जी के खिलाफ जाती है, जो मुखरता से उनके पास सवाल करती है, ऐसी आवाज को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऐसी संस्थाओं द्वारा दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि पिछले 12 वर्ष का शासन एक इस तरह के सपने जैसा है जो डरावना है। जनता इससे बाहर आना चाहती है, जनता इससे निजात पाना चाहती है। और 2029 में जब चुनाव होंगे तो आप देखिएगा, पिछली बार ये 240 पे अटक गए थे, इस बार ये 100-125 पे रह जाएंगे। जनता इनको करारा जवाब देगी और विपक्ष के लोगों को मौका देगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के इस पूरे अहम मुद्दे पर तफसील अंदाज में तमाम जानकारी देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको यूं ही पंजाब केसरी राजस्थान पे देखने को मिल जाएगी। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।